हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल रेगुलर एनसीवेब में फ़र्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आप किसी भी कोर्स में हो, कुछ बच्चे ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ करते हैं और कुछ बच्चे सेकंड सेमेस्टर में चूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, टोटल इसमें 7 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है, इसका मीनिंग, स्कोप वगैरह क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर होता है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। यूनिट 2 आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड है। इकोसिस्टम क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम्स के, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और इसके अलावा इकोसिस्टम सर्विसेज भी आप इसमें पढ़ोगे। यूनिट 3 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपका लैंड रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके बाद बारी आती है यूनिट 4 की, जो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनीशन, लेवल कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें, थ्रेट्स क्या क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद यूनिट 5 है आपकी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल और नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। इनके कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। न्यूक्लियर हज़ार्ड्स क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, पोल्यूशन की केस स्टडीज़ इसमें आप पढ़ोगे। गंगा एक्शन प्लान, दिल्ली एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इश्यूज़, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। देखो यार, प्लास्टिक का जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस आने के हैं, बिकॉज रिसेंटली प्लास्टिक को बैन किया गया है इंडिया के अंदर। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है कि प्लास्टिक बैन क्यों करा गया है, गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है प्लास्टिक बैन करने के लिए। प्लास्टिक बैन नहीं होता तो इसके क्या क्या नुकसान हैं हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो भाई प्लास्टिक बैन के ऊपर तो ज़रूर से करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट 6 हमारी है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड पॉलिसीज़। अगर हम ग्लोबली बात करें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से हैं एट द ग्लोबल लेवल, और उसकी पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद यूनिट 7 है आपका ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट। ह्यूमन कम्युनिटीज़ के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो इस तरह से टोटल आपकी 7 यूनिट्स हो गई इस सब्जेक्ट की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। देखिए दोस्तों, पेपर आपका 75 मार्क्स का ही आएगा। आपको कुछ 8 या 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से 4 या 5 करने होंगे। मोस्ट लाइकली 8 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपका रहता है। पेपर या तो आप पूरा इंग्लिश में करो या पूरा हिंदी में करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 50% क्वेश्चंस इस पेपर में ऐसे हैं जो आपको लगेगा केस स्टडी बेस्ड हैं, आपको खुद से बनाकर लिखने हैं। और 50% क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि ये चीज़ क्या होती है, इसको डिफ़ाइन करो। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन समझते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन फोस्टर्स लर्निंग ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज, ऑल्टरिंग यूथ्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द वेलबींग ऑफ इकोसिस्टम। तो पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई यूथ इन्वायरमेंट की एजुकेशन लेता है, वातावरण के बारे में पढ़ता है, तो उसको पढ़ने की वजह से उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है इकोसिस्टम के लिए, वो इम्प्रूव होती है। और इसी के साथ साथ नेचर के टुवर्ड्स उसका जो एटीट्यूड होता है वो बदलता है।
क्या आप इस बात से एग्री करते हो? और एग्री करते हो तो आप इकोसिस्टम के एक वेल बीइंग हो, इसका रेफरेंस देते हुए इस स्टेटमेंट में कमेंट करो 15 मार्क्स में। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। पर्यावरण शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर सीखने को बढ़ावा देती है, प्रकृति के प्रति युवाओं के दृष्टिकोण को बदल देती है। पारिस्थितिक तंत्र की भलाई को देखते हुए इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो खुद से ही लिखना है कि यार इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से क्या बेनिफिट होता है, यूथ का एटीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है नेचर के अगेंस्ट या इकोसिस्टम सर्विसेज के अगेंस्ट, वो आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है इन्वायरमेंटल एथिक्स कैन हेल्प अस डील with the challenges associated with waste management in the current development scenario. Comment on the statement in the light of relevant examples. पर्यावरण नैतिकता वर्तमान विकास परिदृश्य में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकती है। प्रासंगिक उदाहरणों के आलोक में कथन पर टिप्पणी कीजिए। इसमें यही है कि जो इन्वायरमेंटल के एथिक्स होते हैं ये हमको मदद करते हैं। मदद किस काम में करते हैं? जो वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है आजकल के टाइम पे, उससे डील करने में, उसके चैलेंजेस के डील करने में इन्वायरमेंटल एथिक्स हमारी मदद करते हैं। इस स्टेटमेंट पर आपको एग्जाम्पल देते हुए कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 15 मार्क्स का है। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। The flood plains have been the most fertile farmlands and thus have experienced large human settlements. Okay, the inhabiting population consumes fishes and vegetables grown on these flood plains. Suppose you visited fields along the Yamuna food plains as a part of your environmental studies project. You collected vegetable samples from a selected location to check status of heavy metal concentration in 3 vegetables: brinjal, coriander and spinach. On analysis of the collected samples, you recorded the concentration of the metal lead in the sample ranging from 2.8 mg per kg to 13.8 mg per kg. However, as per the Food Safety and Standards Authority of India, the safe limit for lead in vegetable is 2.5 mg per kg. ठीक है भाई, इन्होंने एक आपको सर्वे करवाया था 3 वेजिटेबल्स के ऊपर, तो उसमें कुछ डेटा आपने कैलकुलेट करा और जो डेटा आया और उसको आपने कंपेयर करा एक्चुअल जो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो इतना आया है। तो सजेस्ट करना है द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ लीड इन द वेजिटेबल ग्रोन ऑन कंटेनमेंट सॉइल इन द फ्लड प्लेन, डिस्कस द हेल्थ रिस्क पोज्ड बाय हाई लीड कंसंट्रेशन इन द वेजिटेबल ग्रोन इन दिस रीजन, सजेस्ट मेजर्स विच कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी इन दिस रीजन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 15 मार्क्स में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन वर्ल्ड वाटर डे को यू एंड अदर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंटल क्लब विजिटेड अ स्कूल। आप और आपके साथ कुछ दूसरे मेंबर जो हैं इन्वायरमेंटल क्लब के एक स्कूल विज़िट करें। स्कूल विज़िट करने का मकसद ये था कि बच्चों को एजुकेट करना सो दैट वाटर को वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें कैंपस में। ड्यूरिंग विज़िट इन द स्कूल परमिसेस स्कूल के अंदर विज़िट करने के दौरान आपने कुछ चैलेंजेस नोटिस करे जो वाटर कंजर्वेशन के लिए हैं और आपने स्टूडेंट से कहा टू असेस हाउ वाटर इज़ बीइंग वेस्टेड और मिसमैनेज्ड इन द कैंपस। आपने स्टूडेंट से पूछा कि ये जो पानी है किस तरह से कैंपस के अंदर इसको मिसयूज़ या मिसमैनेज किया जा रहा है। एज अ पार्ट ऑफ सैनिटाइजेशन ड्राइव एक्टिविटी यू मेक अ टेबल एंड आस्क स्टूडेंट टू कम अप with the challenges to water conservation and seek sustainable solution to address the challenge. Fill the table drawn below. An example is provided for your reference. तो बेसिकली आपने बच्चों से एक टेबल बनवाया, उसमें ये कहा कि भाई
कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करने में आ रहे हैं और इसके पॉसिबल सॉल्यूशन आप क्या बता सकते हो, वो आपको बताने हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि रेन वाटर नॉट बीन कलेक्टेड ऑन कैंपस में रेन वाटर कलेक्टेड नहीं होता, ये चैलेंज है। और इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टोरेज कैन बी डिज़ाइन टू इंश्योर कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। इस तरह से कौन कौन से ऐसे फर्दर और चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस वो आपको बताने हैं। ठीक है, टोटल 5 और बताने हैं। 15 मार्क्स में आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है ख़त्म। इसके बाद बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव एंड थ्रेटनिंग इशू ऑफ आवर टाइम with far-reaching impacts in the 21st century. Discuss the statement with relevant example. ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आया है कि जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी में दूरगामी प्रभावों के कारण हमारे समय के सबसे व्यापक और ख़तरनाक मुद्दों में से एक है। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ कथन पर चर्चा करें। तो क्लाइमेट चेंज के बैड इम्पैक्ट के बारे में आपको इसमें बताना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। 6th क्वेश्चन है जिसमें आपको डिटेल लिखना है एनी 3 पर, किन्हीं 3 पर। टोटल 4 हैं आपके पास, इन चारों में से कोई 3 आपको सॉल्व करने हैं 5-5 मार्क्स में। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं सोसाइटी पर, न्यूक्लियर एनर्जी और उसके चैलेंजेस क्या हैं, सॉइल इरोजन और एक्वेटिक इकोसिस्टम पर, या फिर हाइड्रोस्फीयर एंड इंडस्ट्री पर। इन चारों में से किन्हीं 3 पर आपको नोट लिखने हैं 5-5 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अब 5 भी और 6 भी लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहा है। शुरू के 4 क्वेश्चन हमने देख लिए, आपके कह सकते हो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी माइंड लगा के करोगे वो क्वेश्चन तो वो भी आप कर सकते हो। 7th क्वेश्चन है, आपको इम्पोर्टेंस बताना है वेटलैंड्स का, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ को रिस्पेक्ट देते हुए आपको बताना है कि वेटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। 7th क्वेश्चन 15 मार्क्स का। 8th क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन क्या है, एलेबोरेट ऑन द कॉज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेट्रोपोलियन सिटीज़। वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है और उसके रीजंस क्या होते हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं सिटीज़ के अंदर, वो लिखना है 15 मार्क्स में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, एक्सप्लेन द anthropogenic factors that have caused large scale loss of biodiversity across the world। एक तो बायोडाइवर्सिटी लॉस बताना है क्या होता है और कुछ फैक्टर्स बताओ जो रिस्पॉन्सिबल हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 5 करने हैं मेनली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड नहीं आएगा, लेकिन इतना तो होगा कि आपको एक ना एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा केस स्टडी वाला भी। आप और वो भी केस स्टडी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है, सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यही पेपर था एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।